We will study about the introduction part of the new chapter, that is the motion in a plane. So our new chapter is motion in a plane. Okay, so बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे इस चैप्टर के बारे में कि हम इस चैप्टर के बारे में क्या क्या करेंगे। और वो इंट्रोडक्शन देने से पहले हम आपके साथ बात करना चाहते हैं कि हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का नाम था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज़ अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। This is a motion in a straight line. Okay, so motion in a straight line में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कुछ चीज़ें। एक पढ़ा हमने path length. Okay, we have studied about path length. ये short recap होगा इस वीडियो में। path length के बाद हमने पढ़ा displacement. Okay, displacement के बाद हमने पढ़ा velocity. velocity के बाद आपने पढ़ा acceleration. ओके, और इन सब क्वांटिटीज की हेल्प से आपने पढ़ा दिस ऑल दिस क्वांटिटीज वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा फिर से रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमने क्या पढ़ा था। जो पाथ लेंथ के बारे में हमने जो पढ़ा था, आप इसको रिवाइज कर पाएंगे और आपको जो अगला चैप्टर वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पाथ लेंथ में हमने ये पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पर बैठे हैं और आप देख रहे हैं एक जो कार है वो यहाँ से चलती है ए पॉइंट से। तो ये कार आपसे कितनी दूर है? कोई x1 मीटर दूर है, राइट। थोड़ी देर के बाद कार जो है वो किसी टाइम के लिए चलती है, डेल्टा टी टाइम के लिए। यहाँ जो टाइम का वैल्यू है वो t इज इक्वल टू t1 सेकेंड है, और यहाँ t2 जो टाइम की सेकेंड रीडिंग है वो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, टाइम जो है वो t2 सेकेंड है। जब आप दोबारा उस कार को देखते हैं तो वो कार आपसे x2 मीटर दूर पहुंच गई होती है। ओके, यदि आपको पूछा जाए कि आपने उस कार को कितने दूर तक चलते देखा, तो आपने, क्योंकि यहाँ तो आपने देखना शुरू किया था, तो आपने कितने दूर उसको चलते देखा, उसको आप घटा सकते हैं। x2 में से आप x1 को घटा दीजिए, इतने दूर आपने कार को चलते देखा है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस कवर किया है, जो रास्ता इसने कवर किया है, इसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ। ये हो गया पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितनी हो गई? ए बी के बीच की जो दूरी है वो पाथ लेंथ हो जाएगी। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में जो आपके ऑब्जेक्ट ने, कार ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो भी ए बी होगा। ओके, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, आप उस वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हैं। यदि मान लो कि आपका जो कार है वो यहाँ से घूमता है, टर्न लेता है और दोबारा सी पॉइंट पर आ जाता है, तो थोड़ा सा आपने डिफरेंस देखना। अब जो पाथ लेंथ होगी, तो ये पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, ये देखिए। पाथ लेंथ आपको साथ साथ में खुद ही पहले पता होना चाहिए। पाथ लेंथ में क्या होगा, ए से लेके बी तक गया, फिर बी से वापस सी की तक आ गया, ये तो हो जाएगी पाथ लेंथ। बट अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ए और सी के बीच का जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे केस में यदि हम चलें, यदि आपका जो कार है वो दोबारा फिर ए पॉइंट पर आ जाता है, तो तीसरे केस में चलिए, पाथ लेंथ नंबर 3, पाथ लेंथ, ये थर्ड केस में क्या हो जाएगा, कार गई ए से लेके बी तक और फिर वापस बी से ए तक पहुंच गई, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी ए। तो ये डबल हो जाएगी 2 टाइम ए बी, क्योंकि बी ए और ए बी दोनों बराबर हैं। बट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की लेंथ।
तो आप देखिए ए से शुरू किया था, वापस फिर ए पर आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जस्ट मैं आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अब आपको पाथ लेंथ के बारे में पता चल गया, रिकॉल कर लिया हमने, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चल गया। हम थोड़ी-सी बात अब वेलोसिटी की करते हैं। वेलोसिटी के बारे में हम क्या जानते हैं? तो वेलोसिटी को आपने रटना नहीं है, रटना आपने किसी चीज़ को नहीं है। साइंस बहुत सुंदर होता है, पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार होता है, आपको रटना कुछ नहीं है। अब रटने के दिन बहुत दूर चले गए हैं। अब आपको चीज़ों को समझना है और आपको इसमें हर चीज़ समझ आने वाली है। देखिए, ऊपर वाले डायग्राम की दोबारा फिर से हम रचना करते हैं। देखिए आप यहाँ बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओ पॉइंट के ऊपर बैठे हैं और आपकी कार ए पॉइंट से चल रही है। यहाँ से आपकी कार चलना शुरू करती है और देखते ही देखते वो थोड़े टाइम के बाद इस बी पॉइंट पर पहुँच जाती है। ओके, ये मैं आपको कार में बिठा देता हूँ। ये आपकी कार, इसके पैसे और तेल का खर्चा हमारा होगा और यहाँ से आपको यहाँ उतार दिया जाएगा, राइट। अब तो वेलोसिटी सबसे पहले, यदि इसका मैथमेटिक्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी आपको किस चीज़ की जानकारी देती है। वेलोसिटी आपको ये बताती है कि आपकी कार ए से लेके बी तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ये कितनी तेज़ी से करती है, ये जानकारी आपको देती है। कि आपकी कार ए से लेके बी तक तो पहुंच रही है, कितनी तेजी से पहुंच रही है, इसकी जानकारी वेलोसिटी से आती है। और यदि डायरेक्शन के बगैर बात करें तो इसी का नाम स्पीड हो जाता है। अब इसको हम मैथमेटिक्स से कैसे लिखते थे, ये देखिए एवरेज, ऐसे करके, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ वेलोसिटी बार बार वेरी होती रहती है, तो इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा कैसे आता है, डेल्टा होता है दो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, x2 माइनस x1। ये वाली बात आप यहाँ से देख सकते हो। और आपके टाइम की भी दो रीडिंग थी, इसको मैं लिखूं t2 माइनस t1, राइट। ऐसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। आगे आपने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी आपने समझने की कोशिश करनी कि इंस्टेंट का मतलब होता है एकदम से। यदि आप उसी टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी यहाँ आराम से बैठा हुआ है चेयर के ऊपर और वो कार को ए से लेके बी तक चलता हुआ देखता है। एक दूसरा ऑब्जर्वर आता है, वो क्या करता है, कार को सिर्फ सी पॉइंट के ऊपर बस आंखें बंद की हुई होती हैं उसने, और एकदम से आंखें खोलता है, कार यहाँ होती है, फिर कार लगातार चल, फिर वो आंखें बंद कर लेता है। मीन्स वो एक से ज़्यादा बार उसको देख ही नहीं पाता। तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैथमेटिक्स कैसे लिखेंगे, इसमें एवरेज का निशान हट जाएगा और इसमें जो ये वाला टाइम है, जो t2 माइनस t1 है, वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसको मैं लिख सकता हूँ कि उसकी सीमा, लिमिट जो है, वो लगभग जीरो के बराबर है। जीरो है नहीं, पर जीरो के बराबर है। मतलब इतना थोड़ा टाइम कि आप दो बार उसकी वेलोसिटी नोट ही ना कर सके। प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश करें कि आप किसी चीज़ को जस्ट एक झटके में सिर्फ एक बार ही देख सकें, इतना थोड़ा टाइम है ये। तो जब हम लिखते हैं इसको डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, उसके बाद हम इसको ऐसे लिख देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई टी। सो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दिस पार्ट इज एवरेज वेलोसिटी। ये चीज़ें आप सब कर चुके हैं, हम इनको जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इसीलिए जो वेलोसिटी भी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। उसके बाद आपने क्या किया था, आ, इसी के साथ हम एक्सेलरेशन करना चाहेंगे आपके साथ, तो हम नए पेज पर चलते हैं। उसके लिए ओके, अब इसके बाद हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए। यहाँ फिर हम आपके लिए डायग्राम बनाएंगे, इसको भी आपने सिर्फ समझना है। देखिए इसको कैसे समझिए, यहाँ आप बैठे हैं ऑब्जर्वर बनकर और आपकी कार यहाँ ए पॉइंट से चलना शुरू करती है और आपकी कार बी पॉइंट तक चलती है। ओके, और यहाँ उसकी जो वेलोसिटी है कोई v1 है, इट इज इक्वल टू u, और जो वेलोसिटी की जो सेकंड रीडिंग है वो कोई v मीटर पर सेकंड है, ये u मीटर
पर सेकंड है। तो आप कार में ही आजकल के बच्चे बैठना पसंद करते हैं, तो ये मैंने कार आपको काले रंग की बना दी। और पर ये दूसरे साइड तो मैं फिर लाल रंग की भी तो नहीं बना सकता ना, क्योंकि कार तो वही रहेगी। तो चलते-चलते तो उसका रंग बदल नहीं जाएगा। गौर से देखिए, आप देख रहे हैं कि जब आपने कार को यहाँ देखा तो उसकी वेलोसिटी थी यू मीटर पर सेकंड। पर आपने जब कार को पॉइंट बी पर देखा तो यू नहीं रह गई थी, वो बी मीटर पर सेकंड हो गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से लेके जब बी तक आपकी कार गई, तो आपकी जो वेलोसिटी थी वो यू से वी हो गई। मतलब यू को यदि मैं मान लूँ कि ये यहाँ थी 10 मीटर पर सेकंड, तो यदि यहाँ यू ही होता, तो इसका आंसर यहाँ फिर 10 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ना था। यदि अब ये वी हो गई है, मैं समझ सकता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है, कोई एग्ज़ाम्पल के लिए हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड हो गई हो। तो एक्सेलरेशन आपको किस चीज़ की जानकारी देता है? एक्सेलरेशन आपको इस बात की जानकारी देता है कि 2 स्टेशंस के बीच में आपके कार की गति, बस की गति, जो भी चीज़ चल रही है उसकी गति कितनी तेज़ी से बदल रही है। और इस बदलाव को हम कैसे लिख सकते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन के बीच के टर्म से मैं इसको लिखूँगा b2 माइनस b1 ओवर t2 माइनस t1। इसको कैसे लिखा जाएगा? डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। सो ये तरीका रहेगा एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का। आगे हम फिर ये ले सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी से आता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो आगे हम लिखते हैं कि यदि यदि आपको एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, यदि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना हो तो उसमें हम क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? जस्ट एक रीडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि आप उसको बड़ी देर नहीं देखेंगे। तो इसके लिए मैं टाइम को बहुत कम कर देता हूँ। कितना कम? लगभग ज़ीरो। ऐसे लिखेंगे, उसका मैथमेटिक्स कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आपने मैथमेटिक्स को भाषा की तरह लेना है कि ये लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी होती है, उसी तरीके से ये भी एक भाषा है। तो उस समय क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। सो दिस इज़ द वे टू डिफाइन एक्सेलरेशन। ये चीज़ें हमने कर रखी थी। और चौथे नंबर की एक चीज़ आपने पिछले चैप्टर में क्या की थी? हमारे चैप्टर का नाम था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हम क्या करते थे कि हमारा जो पार्टिकल था एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर चलता था। ओके। फ्रॉम द ओरिजिन, यदि आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता था, मीन्स में यहाँ लिखूं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता था, तो आप क्या करते थे? आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की वैल्यूज को पॉजिटिव चूज करते थे, राइट? बट यदि आपका पार्टिकल जो है वो ओरिजिन की ओर मूव करता था, या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड से ओरिजिन की ओर मूव करता था, या फिर ओरिजिन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर मूव करता था, तो आप क्या करते थे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की वैल्यूज को नेगेटिव कंसिडर करते थे। बट अब हमारा जो चैप्टर है वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब हमारा जो चैप्टर है वो है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, इसका मतलब अब आपका पार्टिकल कहाँ मूव करेगा? जैसे आप ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं। अब मैं इस डायग्राम को, अब की बार हमारे जो डायग्राम्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। ये देखिए, हमें समस्या कहाँ आएगी, तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, या नया कंसेप्ट सीखने की क्यों ज़रूरत है? अब देखिए, अब यदि आप प्लेन में, आप एक हॉकी के ग्राउंड में हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? ये समस्या है। तो देखिए, इसको मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ, इसको मैं माइनस एक्सिस मानता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल प्लस बाई एक्सिस हो जाएगा और ये माइनस बाई एक्सिस हो जाएगा। आपका स्कूल का ये वाला जो ग्राउंड है वो फुटबॉल का ग्राउंड है और आप यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फुटबॉल को कभी आप इधर को किक मारते हैं, तो अब ये ना तो एक्स डायरेक्शन है ना तो वाई डायरेक्शन है एग्जैक्टली। फिर आप इसको इधर को किक मार देते हैं, फिर आप इधर को किक मार देते हैं, फिर इधर को किक मार देते हैं, फिर यहाँ से गोल कर देते हैं। तो इस तरीके के मोशन को पढ़ने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका काम जो है मात्र प्लस और माइनस से चलने वाला नहीं है। ओके। इसके लिए हमें एक नया मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। उसका नाम होता है वेक्टर्स।
वेक्टर्स हमें सीखने पड़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, और वेक्टर्स की थोड़ी फिर हम बात करेंगे। अच्छा, यदि मान लो कि आप इस ग्राउंड से फुटबॉल खेलने से हट गए, तो या यूँ कहूँ, हम फुटबॉल खेलने वालों को क्यों हटाएँ, बच्चे निराश हो जाते हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं। चलो यहाँ हम स्टंप लगा लेते हैं, या हमने स्टंप लगा दिए। अब बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए, तो यहाँ से आपने बॉल फेंका, और यहाँ आपके जो फ़ेवरेट बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा यहाँ से हिट करते हैं, और गेंद जो है वो बाउंड्री से बाहर चली जाती है। अब जब आपकी बॉल ऐसे करके एयर में जाएगी, तो उसको भी तो उसका वेलोसिटी भी आपको पढ़ना है, उसका एक्सेलरेशन भी पढ़ना है। तो इसको हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। जब आपको 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है तो वो मोशन इन स्पेस है। जैसे आप हॉकी खेल रहे हैं तो वो मोशन इन ए प्लेन है, तो ये मोशन इन ए प्लेन का एग्ज़ाम्पल होगा। मोशन इन ए प्लेन, राइट? अब देखिए, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो एक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर हम इस चैप्टर में सीखेंगे, कि मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्पेस को पढ़ने के लिए हम वेक्टर सीखेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, और वेक्टर्स में एडिशन कैसे होती है, ये सीखेंगे। फिर सबट्रैक्शन कैसे होती है, ये सीखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये सीखेंगे। फिर हम ये सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, स्केलर के साथ वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर, आपने हमें फुटबॉल भी खिला दिया, फिर आपने हमें क्रिकेट भी खिला दिया, पर आपने हमें गोले में घूमने वाला गेम नहीं खिलाया। आपने हमें चेयर वाली जो रेस, जो चेयर वाला जो गेम खेलते हैं ना, गाना चलता है और चेयर पर बैठना होता है, ऐसे बारे में तो आपने बात की नहीं, तो कई बच्चे तो नाराज हो जाएंगे। तो लो, आपको ये चेयर वाली गेम भी खिला देंगे, जैसे गाना बंद होगा तो आप चेयर पर बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो इस चैप्टर में हम कुछ बात जो है वो सर्कुलर मोशन की भी करेंगे। अब इन सब चीज़ों का कंसेप्ट समझने के लिए आपको वेक्टर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ये चैप्टर जो रहेगा वो इन सब चीज़ों के लिए डिवोटेड रहेगा। और ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इसमें कुछ नया फिजिक्स तो हमने नहीं सीखा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था उसके बारे में ही हमने बात किया है। इस इंट्रोडक्शन को आपने, यदि आपने फिजिक्स पढ़ने का आनंद लेना है तो आपको वीडियो को एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग, जैसे उसके हेडिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले से लेकर लास्ट तक देखते चले जाना है। मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ रहेगी नहीं जो आपको समझ ना आए। आपने इन वीडियोस को देखना है, साथ में कॉपी बनाना है, और उसके बाद साथ में मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लेना है। उसके बाद कोई वजह नहीं बचती कि आपको इसका हमारा जो समझाया है वो समझ ना आए और आप इसका आनंद ना उठाएं। आप बहुत इसका आनंद उठाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स।